केमिस्ट्री में ना कुछ थ्योरीज ऐसी होती हैं जो चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया ही बदल देती हैं। तो आज हम ऐसी ही एक कमाल की थ्योरी को समझने वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हाँ, सुनने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर यकीन मानिए ये हमें बताएगी कि दुनिया हमारी सोच से कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक बहुत ही हैरान कर देने वाले सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर लिक्विड ऑक्सीजन के पास एक चुंबक लाया जाए तो वो उसकी तरफ खींचने लगती है। इस गुण को पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऑक्सीजन में ऐसा होता क्यों है? यही आज की हमारी सबसे बड़ी पहेली है। पर मजे की बात जानते हैं क्या है? हमारे जो सबसे आम केमिकल मॉडल्स हैं, जैसे कि लुईस स्ट्रक्चर, वो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। उनके हिसाब से तो ऑक्सीजन के सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों में, मतलब पेयर्ड अप हैं, और साइंस का एक सीधा सा नियम है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों में हैं तो वो चीज चुंबकीय नहीं हो सकती। तो देखिए यहां एक कंफ्यूजन पैदा हो गया है। हमारा मॉडल कहता है कि ऑक्सीजन चुंबकीय नहीं है, पर असलियत में वो है। और विज्ञान की यही तो खूबी है, जब कोई थ्योरी और सच्चाई आपस में मेल ना खाएं तो इसका मतलब है कि हमें एक बेहतर, एक ज्यादा पावरफुल मॉडल की जरूरत है। और यहीं से हमारी पड़ताल का पहला हिस्सा शुरू होता है, बिना सरहदों वाले इलेक्ट्रॉन। ये एक बिल्कुल ही नई तरह की सोच है। देखिए, जो पुरानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो कहती थी कि इलेक्ट्रॉन दो खास एटम्स के बीच एक बॉन्ड में लोकलाइज्ड यानी बंधे हुए होते हैं। पर हमारी नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है नहीं, इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉन्ड के नहीं बल्कि पूरे मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज्ड यानी फैले हुए होते हैं। मतलब वो किसी एक घर के नहीं बल्कि पूरे शहर के नागरिक हैं। तो सवाल ये है कि ये नए ऑर्बिटल्स आखिर बनते कैसे हैं? यहीं पर होती है ऑर्बिटल्स की टीम अप। इसे समझने के लिए हम सबसे आसान उदाहरण से शुरू करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H2 से। हम दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ शुरू करते हैं। समझिए ये हमारी शुरुआती टीम के दो खिलाड़ी हैं। अब जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो वे दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। इसका एक सीधा सा नियम है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होती है, और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉनों को दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के ठीक बीच में रखता है। यह बिल्कुल एक गोंद की तरह काम करता है जो मॉलिक्यूल को कसकर एक साथ जोड़े रखता है। इसीलिए यह एक स्टेबल यानी स्थिर और कम एनर्जी वाली सिचुएशन है। और दूसरी तरफ है इसका ठीक उल्टा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस के बीच की जगह से दूर धकेलता है। इसकी कोशिश होती है मॉलिक्यूल को तोड़ने की, उसे अलग करने की। इसीलिए ये एक अनस्टेबल मतलब अस्थिर और हाई एनर्जी वाली सिचुएशन है। और अब आता है फाइनल स्टेप, इलेक्ट्रॉनों को उनकी सही जगह पर भरना। हम हमेशा सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन सबसे नीचे वाले यानी स्टेबल बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले जाते हैं, और नतीजा एक मजबूत सिंगल बॉन्ड। अब इस थ्योरी से मिलने वाले एक बहुत ही काम के टूल पर आते हैं। ये हमें दिखाता है कि असल में ये थ्योरी कितनी पावरफुल है। इसे कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ये असल में दो एटम्स के बीच कितने केमिकल बॉन्ड्स हैं उसका एक माप है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये हमें बताता है कि कोई मॉलिक्यूल इतना स्टेबल है भी या नहीं कि वो असलियत में बन सके। और इसे निकालने का फॉर्मूला भी बहुत आसान है। हमें बस बॉन्डिंग यानी जोड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों में से एंटी बॉन्डिंग यानी तोड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों को घटाना है और फिर 2 से डिवाइड कर देना है। ये असल में जोड़ने और तोड़ने वाली ताकतों के बीच का एक बैलेंस है। तो चलिए अपने पहले वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। हाइड्रोजन यानी H2 के लिए 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं और एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं यानी 0। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 1, जिसका मतलब है एक स्टेबल सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम जानते हैं। और अब देखिए इस थ्योरी का असली जादू। ये बिल्कुल सही भविष्यवाणी करती है कि डाइलिथियम Li2 जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना सकता है। लेकिन डाइबेरिलियम Be2 जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, वो बनते ही टूट जाएगा। मतलब ये थ्योरी हमें बताती है कि कौन से मॉलिक्यूल बन सकते हैं और कौन से नहीं। तो अब जब हम इन नए और पावरफुल टूल्स से लैस हो गए हैं, तो चलिए अपने शुरुआती रहस्य पर वापस लौटते हैं और ऑक्सीजन की इस गुत्थी को सुलझाते हैं।
अब हम ऑक्सीजन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने जा रहे हैं। हाँ, ये हाइड्रोजन से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखता है क्योंकि यहाँ हम 2s और 2p दोनों तरह के ऑर्बिटल्स को मिला रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, बेसिक आइडिया बिल्कुल वही है। इलेक्ट्रॉनों को भरने के नियम तो याद है ना? सबसे कम एनर्जी से शुरू करो, हर ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2, और सबसे जरूरी नियम, हुंड का नियम। अगर एक ही एनर्जी लेवल पर कई ऑर्बिटल खाली हैं, तो इलेक्ट्रॉन पहले सब में एक एक करके भरेंगे, उसके बाद ही जोड़ा बनाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे बस में लोग पहले खाली सीटों पर बैठना पसंद करते हैं। तो अब जैसे ही हम ऑक्सीजन के 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को इस डायग्राम में भरना शुरू करते हैं, तो सबसे ऊपर के ऑर्बिटल्स में एक बहुत ही मजेदार और हैरान कर देने वाली चीज सामने आती है। जरा ध्यान से देखिए। और ये रहा जवाब। सबसे ऊपर के ऑर्बिटल्स में 2 अकेले बिना जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन हैं, और इसी के साथ हमारी पहेली सुलझ गई। यही 2 अकेले इलेक्ट्रॉन हैं जो ऑक्सीजन को पैरामैग्नेटिक यानी चुंबकीय बनाते हैं। हमारा पुराना सिंपल मॉडल ये नहीं देख पाया था, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इसे बिल्कुल साफ साफ दिखा दिया। और इस थ्योरी की ताकत सिर्फ ऑक्सीजन तक ही सीमित नहीं है। इलेक्ट्रॉनों का यही डीलोकलाइज्ड नजरिया बेंजीन जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को भी बड़ी आसानी से समझा देता है, जिसके लिए पुरानी थ्योरी को रेजोनेंस जैसे कई घुमावदार कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती थी। ये वाकई एक ज्यादा साफ और पावरफुल तरीका है। तो आखिर में एक सवाल, अगर एक थ्योरी उन चीजों को देख सकती है जो हमारे सिंपल मॉडल नहीं देख पाते, तो सोचिए केमिस्ट्री में और कितने ऐसे रहस्य छुपे होंगे जिन्हें ये सुलझाने में हमारी मदद कर सकती है। वाकई में सोचने के लिए एक दिल